चलो हम लोग देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, रिएक्शन यानी कि रिएक्शन हो रहा है कहाँ पर, आर्मेचर में। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है कहाँ पर, आर्मेचर में। तो हमारा क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन हो गया। अब केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हो जो रिएक्शन होंगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का खेल है। ठीक है, यानी कि फ्लक्स का खेल है इसमें। देखते हैं क्या चीज़ होती है। कह रहा है कि आर्मेचर द्वारा, किसके द्वारा, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आर्मेचर के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव जो होता है वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। मतलब कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये जैसे हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर तो पढ़ ही चुके हो क्या होता है, रोटर को आर्मेचर बोलते हैं जो घूमने वाला पार्ट होता है। जैसे मान लो ये अंदर है, ये हमारा आर्मेचर है, मान लो ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, और ये हमारे पोल है, मान लो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारे पोल है। जो स्टेटर होता है उसमें पोल लगे होते हैं। तो वही कह रहा है आर्मेचर, अब ये आर्मेचर घूमेगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आर्मेचर घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और ये पोल है, पोल से तो ध्रुव है ही है, मैग्नेट है ये, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकल ही रही होंगी। तो वही कह रहा है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का, तो आर्मेचर, इस आर्मेचर के द्वारा जो स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है, इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी हमारी, और इस पोल से तो निकली रही है चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय बल जो होता है, इस आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस पे पड़ने वाला प्रभाव जो कहलाता है, इस पे पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखो लिखी है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि आर्मेचर द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है, ठीक है, इसका मान मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव ही हमारा क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो कि आर्मेचर घूमने के कारण, देखो आर्मेचर रोटेट करेगा, क्योंकि रोटर ही क्या होता है एक तरह से, आर्मेचर, आर्मेचर को क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। और घूमने वाला भाग होता है मशीन में, डीसी मशीन में पढ़ाई चुके हैं तुमको। तो आर्मेचर घूमने के कारण, आर्मेचर घूमेगा, तो आर्मेचर घूमने के कारण यह क्या करता है कि मुख्य क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है। तो तुमको बताइए, ये आर्मेचर हमारा होता है, ये पोल होते हैं, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, ये पोल से भी निकल रही है। तो देखो दोनों आपस में काटेगा नहीं काटेगा, तो दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं काटेंगी, ठीक है, जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारा ईएमएफ बनेगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जब काटेंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा। ये तो बात पता ही तुमको, फैराडे वाले नियम के अनुसार जो बताया था, चुंब पेन था, घूम रहा था, चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा था, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आर्मेचर घूमने के कारण, ठीक है, आर्मेचर घूमने के कारण मुख्य क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। ठीक है, आर्मेचर जब घूमेगा तो आर्मेचर क्या करेगा, मुख्य क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, काटेगा। मुख्य क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटने के कारण आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र को
काटने के कारण आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ठीक है, अब विद्युत वाहक बल पैदा हो गया है तो यह आर्मेचर कोर में विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होता है। और विद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेट हो गया है तो अब हमारा क्या बहेगी, धारा बहेगी। ठीक है, हमारा ईएमएफ पैदा हो गया है तो अब इसके कारण हमारी क्या बहेगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो यह आर्मेचर कोर में, कोर मतलब कि होता है तार। ठीक है, जैसे कि मान लो 3 फेज वाली जो तार होती है उसमें 3 तारें होती है, उसको बोलते हैं 3 कोर। ऐसे करके 3 तारें होती हैं तो उसको बोलते हैं 3 कोर। तो कोर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर। ठीक है, यानी कि वायरों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, कोर बोला जाता है। वायरों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। तो क्या होता है कि यह आर्मेचर कोर में यानी तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आर्मेचर ने चुंबकीय बल रेखाओं को काटा, मेन क्षेत्र को काटा। जब चुंबकीय बल रेखाओं काटेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा हमारी बहने स्टार्ट हो जाएगी। तो कोर में क्या होता है, ये आर्मेचर कोर में क्या होता है, विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होती है। अब बेसिकली बात है, कोई तार है, इसमें अगर धारा जा रही है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो वही देखो लिखा हुआ है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण आर्मेचर कोर में यानी कि तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। ठीक है, यानी कि आर्मेचर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो मेन पोल का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, ये मेन पोल है हमारे, तो ये आर्मेचर है। आर्मेचर में कोई कॉन्टैक्ट वायर होंगे, इस वायर के कारण चुंबकीय बल रेखाएं भी निकलेंगी और इस पोल के कारण भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये जो आर्मेचर द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसका मान कम होगा किसके अपेक्षा, मुख्य पोल की अपेक्षा। मुख्य पोल है वो तो पूरा पूरा चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। और तार है, तार में चुंबकीय बल रेखाएं किसके कारण निकली हैं, विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण। विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण हमारा जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकली हैं। तो ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं निकली हैं इसका मान कम होगा किसकी अपेक्षा, मेन पोल की अपेक्षा। तो आर्मेचर द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं निकली हैं वो विरोध करेंगी किसका, किसका विरोध करेंगी, मेन पोल का। जैसे कि मानो मेन पोल के जो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो हमारा इस तरफ है मान लो सारे। ठीक है, तो जो आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा इस तरफ होगा, मान लो इतने ही होंगे, मतलब मेन पोल में इतने होंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं इतनी, और ये हमारा इसका विपरीत होगा। तो ये जो आर्मेचर द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं वो विरोध करेंगे किसका, मेन पोल का। ठीक है, वही लेंज के नियम के अनुसार जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण आर्मेचर कोर में, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण आर्मेचर कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण यह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मुख्य क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मुख्य क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, अब देखो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ऑल ओवर होगा क्या। ठीक है, आर्मेचर की जब कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन हो रही है इसके कारण होगा क्या, इसके कारण यही होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं मान लो पहले 100 निकल रही थी, अब आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएंगी। मान लो अब हमारी हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं 90, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, 90 हो जाएंगी। तो ऑल ओवर क्या होगा, फ्लक्स पे हमारा परिवर्तन पड़ेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा जिसके कारण क्या होगा, कोर हानि, स्ट्रे हानि, ठीक है, और कॉपर हानि यानी कि ताम्र हानि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा कोर हानि, स्ट्रे हानि और ताम्र हानि ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा जिसके कारण कोर हानि, स्ट्रे हानि तथा ताम्र हानि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न करेगा। विक्षोभ मतलब रुकावट, विक्षोभ मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है, तो आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में रुकावट पैदा करेगा। तो बात अभी तुमको पहले बता चुके फिगर बना के। ठीक है, कि आर्मेचर में जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो किसका विरोध करेंगी,
ऐसे मैंने बताया आर्मेचर में ऐसे मान लो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ निकली इतनी, लेकिन आर्मेचर में क्या होगा, इतनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ये आर्मेचर द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं, विपरीत में ये पोल द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विक्षोभ उत्पन्न करेगा, यानी कि रुकावट पैदा करेगा। ये वाला यानी कि ये जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न हो रहा है ये क्या कहेगा, इस तरफ चलो, लेकिन मेन पोल कह रहा है कि इस तरफ चलो, लेकिन किसकी चलेगी, मेन पोल की चलेगी, क्योंकि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या जाता है इसलिए। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न करेगा। अब देखो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटिज्म और एक होता है डाया मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और एक होता है विचुंबकीय प्रभाव। ठीक है, एक तो होता है हमारा चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और दूसरा क्या होता है, विचुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटिज्म और एक होता है डाया मैग्नेटिज्म। क्रॉस मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और डाया मैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकीय, यानी कि वी से क्या हो गया, विद्युत, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब देखो फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ अच्छा जीएनए और एमएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएनए तथा एमएनए की फुल फॉर्म पूछ लेता है क्या होता है, तो जीएनए का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जीएनए का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जीएनए का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जीएनए और एमएनए के फुल फॉर्म हो गए, तो जीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो कि जब जीएनए तथा एमएनए एक ही अक्ष पर होते हैं, देखो जरा इसका फिगर दिखा देते हैं हम। देखो ये इस तरह से फिगर है हमारा। तो देखो ये देखो जीएनए और एमएनए, ये जीएनए ये एमएनए हो गया, ये जीएनए हो गया, ये दोनों का है देखो एक लाइन पे सीधी। ठीक है, तो जीएनए और एमएनए दोनों एक एक्सिस पे होते हैं। जीएनए और एमएनए जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं स्टार्ट होता है तब हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या होते हैं, एक ही अक्ष पर होते हैं दोनों। ठीक है, जीएनए और एमएनए दोनों एक ही अक्ष पे होते हैं, तो देखो एक ही अक्ष पे है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एमएनए। ठीक है, कंडीट्स विद जीएनए, मतलब कि जीएनए और एमएनए जो होता है उदासीन कंडीशन होती है ये हमारी। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उदासीन, मतलब कोई भी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो जीएनए और एमएनए स्टार्टिंग में क्या होता है, जीएनए और एमएनए स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ही अक्ष पे होते हैं। ठीक है, जीएनए और एमएनए स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ही अक्ष पे हमारे होते हैं। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब जीएनए तथा एमएनए, जब जीएनए तथा एमएनए एक ही अक्ष पर होते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है समान रूप से फैला होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है समान रूप से फैला होता है, परंतु जब एमएनए जीएनए से कुछ अंश खसक जाता है, परंतु जब एमएनए जो होता है वो जीएनए से कुछ अंश खसक जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से नहीं रहता है तथा इसकी सामर्थ्य भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, देखो क्या बताना चाह रहा है वो, कह रहा है कि स्टार्टिंग में तो जीएनए और एमएनए दोनों एक ही एक्सिस पे हैं।
ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारा GNA है और MNA है दोनों हमारे क्या है, एक ही एक्सिस पे है। ठीक है। लेकिन यानी कि जब GNA तथा MNA एक ही एक्सिस पे होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान समान रूप से फैला होता है। ठीक है। तो देखो जब हमारा GNA और MNA दोनों एक ही कंडीशन में थे, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हमारा GNA और MNA एक ही लाइन पे है, तब देखो चुंबकीय बल रेखाएं जो है समान रूप से फैली हुई हैं। देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी इसे देखो निकल रही हैं, ये देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा, पहले से रेड कलर का है। तो देखो यहाँ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इधर गई तो उतनी चुंबकीय बल रेखाएं इधर आई, आ रही हैं। ठीक है। ये देखो यानी कि जब GNA तथा MNA जब GNA तथा MNA एक ही अक्ष पे होते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो समान रूप से फैलता है। देखो समान रूप से फैल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो समान रूप से फैला होता है। परंतु जब MNA जो होता है, ये जो MNA है वो GNA से कुछ अंश खसक जाता है। मान लो ऐसे ये कंडीशन आ जाती है, मान लो ये हमारा MNA हो गया, जब MNA हमारा खसक जाता है फाई कोण पे, जब फाई कोण पे खसक जाएगा तो मान लो चुंबकीय बल रेखा ऐसे आएंगी तो इधर से टकराएंगी, इसके बाद इधर इस पे भी टकराएंगी, GNA पे भी टकराएंगी, इसके बाद MNA पे भी टकराएंगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं का विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि बट जाएंगी। देखो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। ये देखो GNA है और ये हमारा MNA है, तो MNA देखो कुछ पहले हमारा GNA और MNA ये यहाँ पे एक ही में थे, लेकिन अभी ये हमारा MNA हो गया है। तो MNA देखो कुछ अंश खसक गया है, जब कुछ अंश खसक गया है, ठीक है, परंतु जब MNA GNA से कुछ अंश खसक जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से नहीं फैलता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है एक समान रूप से नहीं रहता है, इसका सामर्थ्य कम हो जाता है, इसकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये मतलब चुंबकीय बल रेखा इधर से निकली, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं इधर से। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे आई, इसके बाद क्या होता है, देखो ये फैलने लगी इधर से उधर। ठीक है। तो देखो चुंबकीय बल रेखा हमारी फैल रही है, यानी कि जिस हिसाब से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी इधर से आ रही थी उतनी चुंबकीय बल रेखाएं इधर नहीं आ रही हैं। कुछ चुंबकीय बल रेखाएं हमारे GNA से टकरा के इधर की ओर ट्रांसफ़र हो जा रही हैं और कुछ MNA से टकरा के इधर से उधर जा रही हैं। ठीक है। तो जो हमें जैसे मान लो कि पहले मान लो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं 100 अगर जा रही थी तो आउटपुट में हमें मान लो 98 मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 100 जा रही हैं तो आउटपुट में हमको मान लो मिल रही है 80। ठीक है। आउटपुट में केवल 80 चुंबकीय बल रेखाएं मिल रही हैं, यानी कि एक समान रूप से अब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं नहीं फैल रही हैं, तो इसके कारण इसका सामर्थ्य भी क्या हो जाए, यानी कि शक्ति भी क्या होगी, कम हो गई। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब GNA तथा MNA एक ही अक्ष पर होते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैलता है, परंतु जब MNA जो होता है GNA से कुछ अंश खसक जाता है, परंतु जब MNA GNA से कुछ अंश खसक जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से नहीं रहता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो एक समान रूप से नहीं रहता है और इसकी सामर्थ्य भी क्या हो जाती है, इसकी सामर्थ्य भी हमारी कम हो जाती है। ठीक है। चलो देखो एक फुल फॉर्म देखो याद कर लो, TPT और LPT। ठीक है। TPT और LPT की फुल फॉर्म, TPT का फुल फॉर्म क्या होता है, TPT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रेलिंग पोल ट्रिप। क्या होता है, ट्रेलिंग पोल ट्रिप। और LPT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीडिंग पोल ट्रिप। लीडिंग का मतलब होता है अग्र, लीडिंग का मतलब क्या होता है, अग्र। ठीक है। तो TPT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेलिंग पोल ट्रिप, और LPT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीडिंग पोल ट्रिप। देखो TPT पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व अधिक हो जाता है तथा LPT पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मान कम हो जाता है। अब ये तो जानो TPT और LPT होता है क्या। TPT का मतलब होता है ट्रेलिंग पोल ट्रिप और LPT का होता है लीडिंग पोल ट्रिप। मतलब देखो ये होता है हमारा इस तरह से, देखो ये हमारी एक लाइन है, इसमें GN और MNA है, तो MNA देखो कुछ अंश खसक गया है GNA से,
ठीक है। तो जीएनए एमएनए की तरफ वाला जो ये जो ट्रिप है इसको क्या बोलते हैं, एलपीटी बोलते हैं। एलपीटी मतलब लीडिंग पोल ट्रिप। देखो आगे है ये पीछे, टीपीटी क्या पीछे और एलपीटी क्या हमारा आगे है, तो इसको बोलते हैं एलपीटी। इसको क्या बोलते हैं, एलपीटी, यानी एमएनए की तरफ आगे की तरफ जो भाग होता है उसको बोलते हैं एलपीटी, और जीएनए की तरफ जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं टीपीटी। अभी तुमको हमने बताया था कि मान लो यहाँ पे अगर 100 चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो इधर हमको 80 मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर 100 चुंबकीय बल रेखाएं, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान ज़्यादा है इधर, और यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कम है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान यहाँ पे क्या है, हमारा कम है। ठीक है। तो देखो वही कंडीशन, देखो यही लाइन लिखी है यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया ना। टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व अधिक होता है, एलपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मान कम होता है। तो तुमको बता दिया यहाँ पे किस हिसाब से कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो 100 चुंबकीय बल रेखाएं तो इधर हमको 80 मिलेंगी। तो टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज़्यादा होता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, टीपीटी पर, और एलपीटी पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। ठीक है। तो वही देखो लाइन लिखी है कि टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व अधिक हो जाता है तथा एलपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान अधिक हो जाता है तथा एलपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कम हो जाता है, अर्थात चुंबकशीलता की एक समानता घट जाती है। चुंबकशीलता की एक समानता घट जाती है, एक समानता घट जाती है मतलब क्या कहने का मतलब इसका, कि स्टार्टिंग में जीएनए और एमएनए एक ही एच पे थे तो समान चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है। लेकिन जब ये कंडीशन होती है टीपीटी और एलपीटी की जो कंडीशन उपलब्ध बन जाती है हमारी, क्योंकि एमएनए जो है जीएनए से कुछ अंश खसक जाता है, तो इसके कारण जो होता है चुंबकशीलता जो होती है, चुंबकशीलता जो होती है समानता घट जाती है, मतलब चुंबकशीलता एक समान नहीं रहता है। ठीक है। तो चुंबकशीलता में चुंबकीय बल रेखाएं समान रूप से वितरित नहीं होती है। ठीक है। अब देखो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश को जो है, इस दोष को दूर करने के लिए कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खिसकाया जाता है। ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खिसकाया जाता है तथा एमएनए के ऊपर ही रख दिया जाता है जहाँ पर अधिकतम विद्युत भाग प्राप्त हो जाए। ठीक है। क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर तुमको ये दोष दूर करना है, अगर ये दोष तुमको दूर करना है तो कार्बन ब्रश को कहाँ, तो कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खसकाया जाता है। ठीक है। कार्बन ब्रश को जीएनए से कहाँ की ओर खसकाया जाता है, एमएनए की ओर खसकाया जाता है। ठीक है। ये हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं ये। ठीक है। ये हमारा क्या लगे हैं, हमारे ये हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खसकाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा देखो कार्बन ब्रश कहाँ पे है, कार्बन ब्रश देखो जीएनए पे है, तो इस कार्बन ब्रश को कहाँ की ओर खसकाएंगे, एमएनए की तरफ खसकाएंगे। कहाँ की ओर खसकाएंगे, एमएनए की तरफ खसकाएंगे। तो कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खसकाया जाता है, या एमएनए के ऊपर उठा कर रख दिया, मतलब इस लाइन के ऊपर, या फिर क्या करते हैं कार्बन ब्रश को यहाँ पे इस लाइन के ऊपर रख देते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो ताकि ये दोष हमारा दूर हो सके। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा होगा कि कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए की तरफ खिसकाया जाता है, या फिर एमएनए के ऊपर ही रख दिया जाता है कार्बन ब्रश को जहाँ पर अधिकतम विद्युत भाग बल प्राप्त हो। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ गए। अब देखो, अब हमने पढ़ा था अभी तक कि हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रॉस मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। ये जो पूरी गाथा पढ़े अभी तक किसकी पढ़े, क्रॉस मैग्नेटिज्म पढ़े। ठीक है। ये वाली यहाँ से, ये यहाँ पे क्या है, क्रॉस मैग्नेटिज्म है। ये जो क्रॉस मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ज़रा वी चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ते हैं, वी चुंबकीय प्रभाव, यानी कि डाया मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। ठीक है। वी चुंबकीय प्रभाव मतलब कि डाया मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है वी चुंबकीय प्रभाव, तो वो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण, क्योंकि देखो एमएनए जो है जीएनए से कुछ अंश खसक गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो रहा है। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण विद्युत वाहक बल का मान भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है।
बेसिकली बात है, चुंबकीय बल रेखाएं कम ज़्यादा हो रही हैं तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण विद्युत वाहक बल का मान भी घटता बढ़ता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विचुंबकीय प्रभाव, यानी कि डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विचुंबकीय प्रभाव, यानी कि डायामैग्नेटिज्म, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब ये निवारण कर लेते हैं जरा, ये जो निवारण है इसका किस तरह से इसको दूर करेंगे। देखो, हमारे पास दो प्रकार की मशीनें होती हैं, एक होती है बड़ी मशीन और एक होती है हमारी छोटी मशीन। तो बड़ी मशीन में क्या करोगे, बड़ी मशीन के लिए क्या करोगे कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ेंगे। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये हमारा आर्मेचर है, इसके श्रेणी क्रम में हमने क्या कर दिया, एक वाइंडिंग जोड़ दी है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ेंगे, जिसे कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं, उसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये किसका निवारण की बात हो रही है मालूम है, ये किसके निवारण की बात हो रही है, ये डायामैग्नेटिज्म यानी कि विचुंबकीय प्रभाव के निवारण की बात हो रही है। तो बड़ी मशीन में अगर विचुंबकीय प्रभाव के मान को कम करना है तो क्या करेंगे कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। क्या मतलब, जैसे कि मान लो ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये हमारा क्या आर्मेचर है। तो आर्मेचर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी हमारी, आर्मेचर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और कहाँ की ओर टकराएंगी, इस रेजिस्टेंस में टकराएंगी, वाइंडिंग में। तो वही कह रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। ठीक है, तो अब ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर से निकल रही तो कहाँ की टकरा रही, रेजिस्टेंस में टकरा रही हैं, जिससे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यही रेखाएं काट काट देगा, जिससे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही थी आर्मेचर से, ये हमारा रेजिस्टेंस ही टकरा देगा, रेजिस्टेंस ही टकराएगा, तो यहीं पे हमारा चुंबकीय बल रेखाएं खत्म हो जाएंगी, जिसके कारण हमारा आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो तुमको केवल इतना याद रखना है कि बड़ी मशीन में विचुंबकीय प्रभाव के मान को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग जोड़ देते हैं। इस वाइंडिंग को हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोला जाता है। इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। किसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो रेजिस्टेंस में चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं छोटी मशीनों के बारे में। छोटी मशीनों में विचुंबकीय प्रभाव को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को बढ़ा देते हैं। आर्मेचर में भी तो वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, पोल पर जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर में जो वाइंडिंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाइंडिंग होता है ना आर्मेचर में, उसमें चक्रों की संख्या को बढ़ा देते हैं। मान लो ये हमारा आर्मेचर इस तरह का, इसके अंदर वाइंडिंग की गई है, मान लो पहले हमारे मान लो 10 टर्न थे, तो अब हमने क्या कर दिया, चक्कर बढ़ा के 15 टर्न कर दिए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि छोटी मशीनों में, ठीक है, छोटी मशीनों में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को बढ़ाकर, ठीक है, छोटी मशीनों में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को बढ़ाकर हम लोग विचुंबकीय प्रभाव के मान को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, कम्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कम्यूटेशन हमारा क्या होता है। तो देखो, कम्यूटेशन की कार्बन ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तित होता है।
जिससे विद्युत धारा की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या कहने का मतलब है कि कम्यूटेटर के खंड है, मान लो इस तरह से, ये एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पाँच, ये खंड है, ये कम्यूटेटर के खंड है। अब कार्बन ब्रश देखो, ये कार्बन ब्रश है हमारा, ये, क्योंकि तो कार्बन ब्रश देखो पहले खंड और दूसरे खंड दोनों को टच कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाता है, मतलब पहले खंड से दूसरे खंड में जा रहा है और दोनों को टच कर रहा है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कार्बन ब्रश जो होता है वो पहले खंड और दूसरे खंड दोनों को टच करता है। जब दोनों को टच करेगा तो उसके कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन भी होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन भी होगा। तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन बोला जाता है। तो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड में जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है और जिससे विद्युत धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत धारा की दिशा भी हमारी क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है इस तरह से, ठीक है। अब ये कम्यूटेशन भी हमारा कितने प्रकार का होता है, ये कम्यूटेशन हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये कम्यूटेशन हमारा कितने प्रकार का होता है, ये कम्यूटेशन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ कम्यूटेशन और एक होता है हमारा स्मूथ कम्यूटेशन, ठीक है। एक तो हमारा होता है रफ कम्यूटेशन और एक हमारा होता है स्मूथ कम्यूटेशन। तो ये कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, ये कम्यूटेशन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ कम्यूटेशन और एक होता है हमारा स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन क्या होता है, ब्रश एक खंड से दूसरे खंड पर तेजी से जाता है, मतलब तेजी से जाता है। जो ब्रश होता है, अभी पीछे फिगर जो बना था कार्बन ब्रश, तो एक खंड से दूसरे खंड में बहुत तेजी से जाएगा, तो कौन सा दोष हो जाएगा, रफ कम्यूटेशन होता है। जिससे इसमें स्पार्किंग अधिक होती है। जब तेजी से जाएगा तो स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी, अधिक होती है। जैसे फिगर पीछे दिखाया हमने कि जो कार्बन ब्रश था एक खंड से दूसरे खंड में जा रहा है, ठीक है। जो कार्बन ब्रश है एक खंड से दूसरे खंड में जाता है, अगर ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, अगर ये क्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, तो इसको कौन सा दोष बोलेंगे, रफ कम्यूटेशन बोलते हैं, जिससे स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा धीमे चलता है। कार्बन ब्रश एक खंड से दूसरे खंड में बहुत ही धीमे से जाता है, तो इसमें क्या होता है, स्पार्किंग भी, इसमें तब हमारी स्पार्किंग भी क्या होती है, कम होती है। इसके कारण हमारी स्पार्किंग भी जो होती है वो क्या होती है, हमारी कम होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो रफ कम्यूटेशन क्या होता है, स्मूथ कम्यूटेशन पता चल गया। अब बात आई स्पार्किंग, तो ज़रा स्पार्किंग बारे में देख लेते हैं कि स्पार्किंग क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा स्पार्किंग क्या होता है। स्पार्किंग क्या है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन। स्पार्किंग क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, स्पार्किंग कहलाता है। विद्युत धारा की दिशा में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है, स्पार्किंग होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन का एकाएक रुक जाना या दिशा परिवर्तन करने पर इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित होना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्पार्किंग कहलाता है। जैसे कि मान लो ये तार है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तभी तो हमारी धारा बहती है। जब तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहेंगे तब तक हमारी धारा जो है बहती रहेगी, ठीक है। जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहेंगे हमारी धारा क्या हो जाएगी, बहती रहेगी। तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन का एकाएक रुक जाना मतलब विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ जा रहे थे, तब हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ अगर जाने मतलब अगर अब विद्युत धारा की दिशा इस तरफ हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एक क्षण ऐसा आएगा कि घूम के हमारे इस तरफ आना चाहेंगे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन को घूमने में समय लगेगा तो वो स्थिर हो जाएंगे, कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एकाएक रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है रुक जाएगा तथा दिशा में परिवर्तन करने पर इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित भी हो जाता है, ठीक है। अब ये स्पार्किंग होता किस कारण है, ठीक है। ये जो स्पार्किंग है किस कारण होता है, देखो ज़रा, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर टिका होता है,
अभी पीछे देखा तुमने कि कार्बन ब्रश कहाँ लगा होता है, कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है। बाकी डीसी मशीन में भी फिगर बिल्कुल ध्यान से देखे थे कि नहीं देखे थे, उसमें भी देखो कार्बन ब्रश जो था वो कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, तो जो कार्बन ब्रश अभी पीछे फिगर में भी देखो, खंड वाले में बताया तुमको, उसमें भी देखो ब्रश ऊपर लगा है कम्यूटेटर के ऊपर देखो। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो वही कह रहा है कि कार्बन ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर पर टिका होता है। कार्बन ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर पर टिका होता है, लेकिन अगर कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर बार बार उछल कूद मचा रहा है, मतलब कि बहुत तेज़ी से कर रहा है, तब भी हमारा स्पार्किंग पैदा होगा। पीछे पड़ चुके हो, नहीं पड़ चुके हो। ठीक है, तो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर टिका होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर बार बार उछल कूद मचा रहा है, मतलब बार बार इधर से उधर जा रहा है, एक खंड से दूसरे खंड में, इसके बाद दूसरे से तीसरे खंड में, तीसरे से चौथे खंड में जा रहा है, तो इसके कारण भी हमारा क्या होता है, स्पार्किंग की कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, या फिर क्या हो कि कार्बन ब्रश जो वो एक जगह जाम हो जाए, मतलब स्थिर हो जाए। मान लो ये हमारे खंड थे इस प्रकार से, और कार्बन ब्रश जो स्थिर हो जाए, मतलब जाम हो जाए, एक खंड से दूसरे खंड में ना जाए, लेकिन प्रयास तो करेगा जाने का, तो इसके कारण क्या होगा, स्पार्किंग पैदा होगी। ठीक है, तो कार्बन ब्रश अगर हमारे जाम हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं एक जगह, कार्बन ब्रश अगर हमारे एक जगह स्थिर हो जाते हैं, कार्बन ब्रश अगर हमारे एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तब भी हमारा कौन सा दोष हो जाता है, तब भी हमारा स्पार्किंग की कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, अब कार्बन ब्रश काम कर रहे लगातार, एक खंड से दूसरे खंड में जा रहे हैं, दूसरे खंड से तीसरे खंड में जा रहे हैं, तो कार्बन ब्रश लगातार घिसता रहता है। इसके कारण कार्बन ब्रश जो है लगातार घिसता रहेगा। जैसे चप्पल है तुम्हारी, चल रहे हो तो एक कंडीशन ऐसी जाती है, चप्पल घिसने लगती है, तो वही चीज़ कार्बन ब्रश के कारण भी होता है। कार्बन ब्रश में भी यही होता है कि कार्बन ब्रश लगातार घिसता रहता है, जिससे कार्बन ब्रश क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, कार्बन ब्रश जो होता है लगातार घिसता रहता है, जिससे कार्बन ब्रश जो होता है गर्म हो जाता है, जिससे कार्बन ब्रश गर्म हो जाता है, इससे भी स्पार्किंग पैदा होती है, इससे भी हमारी स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन थी कि स्पार्किंग किस तरह से पैदा होता है। ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है स्पार्किंग। अब ये स्पार्किंग का निवारण कैसे करोगे, इस स्पार्किंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इस स्पार्किंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो स्पार्किंग के निवारण के लिए सबसे पहले क्या करोगे कि उच्च प्रतिरोध को कार्बन ब्रश यूज करोगे। ठीक है, यानी कि उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश हम लोग यूज करेंगे। पहला निवारण ये तो ये है कि जो प्रतिरोध हमारा उच्च होगा, जब प्रतिरोध उच्च होगा तो उसमें बहने वाली धारा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बहने वाली धारा कम हो जाएगी तो कार्बन ब्रश पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का यूज करना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन पढ़ रहा हो, ये पढ़ रहा हो स्पार्किंग का निवारण। तो स्पार्किंग के निवारण में पहला पॉइंट क्या है कि उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश का यूज करना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रतिरोध तार से, मतलब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान उच्च होना चाहिए। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा कम होगी, जिसके कारण स्पार्किंग भी, जिसके कारण हमारी स्पार्किंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो तुमने पढ़ा कि उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश यूज करते हैं। उच्च प्रतिरोध में प्रतिरोध जब उच्च होगा, प्रतिरोध जब उच्च होगा, ठीक है, प्रतिरोध उच्च होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो धारा कम बहेगी, जिसके कारण स्पार्किंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये कब की कंडीशन बता रहा है, हम लोगों ने भी पढ़ा था विचुम्बकीय प्रभाव के बारे में। ये देखो, ये देखो, ये किस में लगा है, आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है, तो इसी की कंडीशन की बात कर रहा है वो। आर्मेचर की सीरीज में हमने वाइंडिंग लगाई है। ठीक है, तो इसी कंडीशन की बात कर रहा है वो कि प्रतिरोध तार से, मतलब क्या है इसका कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, उसका मान उच्च होना चाहिए, जिसके कारण प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। जब प्रतिरोध का मान हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम होगी। जब धारा कम होगी तो स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक तीसरी विधि होती है स्पार्किंग कम करने के लिए, इंटरपोल विधि। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से बेस्ट है इंटरपोल विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि स्पार्किंग को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो इंटरपोल विधि का उपयोग आता है ऑप्शन में।
ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर्मेचर के, ये भी कभी कभी कंडीशन लिख के आ जाती है, या फिर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़कर स्पार्किंग के मान को कम किया जा सकता है। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ करके भी, ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ कर भी हम लोग, ठीक है, स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं इंटरपोल विधि। तीसरी कंडीशन कौन सी पढ़ते हैं हम लोग? इंटरपोल विधि पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरपोल विधि और अच्छी भी है। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। इस विधि का जो प्रयोग है स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। इंटरपोल की संख्या जो होती है मुख्य पोल के समान होती है। इंटरपोल की जो संख्या होती है वो मुख्य पोल के समान होती है। क्या कहने का मतलब है? जैसे कि चलो यहाँ पे देख लो, फिगर बना होगा। जैसे ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा फिगर है। तो ये देखो जो पोल है, ये वाले जो पोल है क्या है? मुख्य पोल है। ये जो पोल है कौन से पोल है? ये मुख्य पोल है, मेन पोल है मतलब। ठीक है, तो ये जो है हमारे कौन से पोल है? ये हमारे हैं मेन पोल। ठीक है, ये कौन से पोल है? मेन पोल है। अब इंटरपोल कहाँ पे है? ये देखो है इंटरपोल हमारा। ठीक है, ये हमारे इंटरपोल है। ठीक है, तो देखो मेन पोल अगर 4 है, मेन पोल 4 है, देखो नॉर्थ नॉर्थ, ये साउथ ये साउथ, देखो नॉर्थ और साउथ का एक जोड़ा, नॉर्थ और साउथ का एक जोड़ा, यानी कि पोल हमारे कितने हैं? पोल कितने हमारे? 4 है। पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल, चौथा पोल, 4 पोल है। तो इंटरपोल भी कितने? 4 हैं। 1 2 3 4। और इंटरपोल क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एक इंटरपोल होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक दूसरा इंटरपोल, नॉर्थ और साउथ के बीच में तीसरा इंटरपोल, नॉर्थ और साउथ के बीच में चौथा इंटरपोल। ठीक है, तो इंटरपोल की जो संख्या होती है, इंटरपोल की जो संख्या होती है वो मुख्य पोल की संख्या के समान होती है। ठीक है, समझ में आ गया इस बात को? ठीक है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है कि इंटरपोल की जो संख्या होती है वो मुख्य पोल की संख्या के क्या होती है? समान होती है। इंटरपोल की जो संख्या होती है वो मुख्य पोल की संख्या के क्या होती है? समान होती है। तो इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल की संख्या के समान होती है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है कि इसका ध्रुव घूमने की दिशा में आने वाले पोल के समान होता है। इसका ध्रुव जो होता है घूमने की दिशा में आने वाले पोल के समान होता है। ठीक है, देखो ये हमारा है, तो देखो मान लो ये इंटरपोल है। ठीक है, ये हमारा इंटरपोल है। इसकी जो घूमने की दिशा है, ठीक है, इसकी जो घूमने की दिशा मान लो इस तरफ हमारा घूम रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटरपोल के घूमने की दिशा जो होती है, यानी इसका ध्रुव घूमने की दिशा में आने वाले पोल के समान होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपोल इस तरफ घूम रहा है, हमारा क्या आ रहा है? नॉर्थ। ये हमारा क्या आ रहा है? नॉर्थ। ये हमारा कौन सी कंडीशन है? नॉर्थ आ रही है। तो ये इंटरपोल है, इसका भी कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसका जो ध्रुव होता है घूमने की दिशा में आने वाले पोल के समान होता है। किसका ध्रुव? इंटरपोल का ध्रुव। इंटरपोल का जो ध्रुव होता है इस तरफ घूमोगे नॉर्थ आएगा, तो इंटरपोल नॉर्थ का काम करेगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका जो ध्रुव होता है वो घूमने की दिशा में आने वाले पोल के समान होता है। ठीक है, अब इंटरपोल को कहाँ स्थापित करते हैं? सदैव मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किया जाता है। देखो ये नॉर्थ और साउथ दोनों मुख्य पोल है, इसके बीच में देखो हमारा ये इंटरपोल स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इंटरपोल को कहाँ स्थापित किया जाता है? मुख्य पोलों के बीच में स्थापित किया जाता है इंटरपोल को। ठीक है, अब इंटरपोल की वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। याद रखना है बात कि इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। ठीक है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में
यानी क्वेश्चन आता है इंटरपोल को कहाँ लगाते हैं, तो आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। इंटरपोल को कहाँ लगाते हैं, आर्मेचर के सीरीज में स्थापित की जाती है। ठीक है, अब देखो, अब पोल है, अब पोल के ऊपर हम लोग क्या लपेटते हैं, वाइंडिंग लपेटते हैं। पोल के ऊपर क्या लपेटते हैं हम लोग, वाइंडिंग लपेटते हैं। ठीक है, तो पोल के ऊपर हम लोग लपेटते हैं वाइंडिंग। अब जैसे मान लो इस ये मेन पोल है, तो इसमें भी हम वाइंडिंग लपेटेंगे। ये मेन पोल है, इसमें भी वाइंडिंग लपेटेंगे। और ये भी तो हमारा पोल है, इंटरपोल, नाम से क्लियर है पोल, तो इसमें भी वाइंडिंग लपेटेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग लपेटेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ, जो इंटरपोल होता है उस पर इंटरपोल और मेन पोल जो वाइंडिंग लपेटी जाती है, इनमें संबंध क्या होता है। जैसे कि मेन पोल में अगर हम 30 टर्न, अगर हम 30 टर्न का 30 बार मुड़ा हुआ, ठीक है, मेन पोल में 30 टर्न का अगर हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं, तो इंटरपोल में कितनी वाइंडिंग होगी, 10 टर्न की होगी तब। यानी कि इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसमें जो चक्रों की संख्या होती है वो मेन पोलों की संख्या का क्या है, 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग है, 1/3 भाग होता है। ठीक है, तो देखो यही कंडीशन लिखी है यहाँ पे, देखो वही बात लिखी है यहाँ पे कि इंटरपोल की वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है तथा इस पर लपेटों की जो संख्या होती है वो मुख्य पोल की संख्या का क्या होता है, 1/3 1/3 होता है। ठीक है, मुख्य पोलों की तुलना में क्या होता है, 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है। ठीक है, अब देखो कम्यूटेशन के कारण, कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच होने वाली स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कम्यूटेशन के मान को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश के बीच ही तो स्पार्किंग पैदा हो रही थी। कार्बन ब्रश उछल के कहाँ जा रहा था, इस तरह से कार्बन ब्रश था हमारा, एक खंड से दूसरे खंड में जा रहा था, तो इसी के कारण हमारी स्पार्किंग पैदा हो रही थी। तो इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग, इंटरपोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हानियों के बारे में। अब मशीन है, ठीक है, मशीन तो उनके अंदर लॉसेस भी हैं, मशीन है तो उनके अंतर्गत क्या लॉस भी हैं। तो ज़रा हम लोग हानियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होती हैं हानियाँ। चलो हम लोग बात करते हैं हानियों की। ठीक है, तो हानियाँ क्या होती हैं, हानियाँ क्या होती हैं, नहीं लॉसेस। देखो मशीन है, तो जैसे कि मशीन में अगर इनपुट तुम 100 दोगे तो पूरा का पूरा आउटपुट 100 नहीं मिलता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है 90 से 95% तक की आउटपुट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमें पूरा 100% आउटपुट नहीं मिला, हमको पूरा 100% आउटपुट नहीं मिला। इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ लॉसेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस हुए होंगे। तो यही लॉसेस पढ़ना है, कि हमको पढ़ना है कि लॉसेस ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जब इनपुट हम देते हैं ना, किसी भी मशीन को जब हम इनपुट देते हैं तो हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, प्लस लॉसेस भी होते हैं उस मशीन के अंदर। ठीक है, तो इनपुट का जो मान होता है वो आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होता है। जैसे कि मान लो 100% इनपुट तुमने दिया, आउटपुट तुमको मिल गया 90%, 10% क्या हुआ, वो लॉस हुआ होगा। तो 90% प्लस 10% दोनों मिला करके हमारा कितने परसेंट के बराबर होता है, हमारा 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो 90% प्लस 10% दोनों मिला करके हमारा कितना होता है, 100% होता है। तो हानियाँ बराबर क्या होता है, इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस का लॉसेस। इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस का लॉस होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये मालूम पड़ गया कि जो इनपुट है वो आउटपुट प्लस लॉस के बराबर होता है। यानी कि जो आउटपुट होगा और प्लस लॉस होगा उसको मिला करके इनपुट के बराबर वैल्यू मिलती है। यानी इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉस। ठीक है, अब पहला लॉस होता है हमारा ताम्रहानि। ताम्रहानि को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर लॉस बोलते हैं। ताम्रहानि को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉस है हमारा ताम्रहानि। ताम्रहानि को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, ताम्रहानि को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, ताम्रहानि को क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। अब ये कॉपर लॉस होता किस में है, ये जो कॉपर लॉस है वो होता किस में है। ठीक है, तो वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होता है। अब वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग हमारी इस तरह से होती है, वाइंडिंग जो होती है हमारी इस तरीके से होती है। तो ये वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है।
वाइंडिंग किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। तो वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होने वाली हानि कौन सी हानि होती है? कॉपर लॉस होता है। वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होने वाली हानि कौन सी होती है? कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होने वाली जो हानि होती है वो हमारी कौन सी हानि होती है? वो हमारी कॉपर लॉस होता है, यानी कि ताम्र हानि होती है। ठीक है, कॉपर लॉस क्या होता है मालूम है? कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी हानि है जो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसी कौन सी हानि है जो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है? तो कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर के होता है, यानी कॉपर लॉस बराबर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, और तब कॉपर लॉस होता क्या है? कॉपर लॉस मतलब कि ताम्र हानि। टॉप कॉपर यानी कि वाइंडिंग में जो तार होती है उसी के कारण जो लॉस होता है वो हमारा क्या होता है? ताम्र हानि होती है। वाइंडिंग में ताम्र के तार के कारण होने वाली हानि हमारी कॉपर लॉस होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज संट, ठीक है, ये सब पढ़ा है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, संट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस क्या होगा? कॉपर लॉस होगा लॉस यानी कि पी एस एच, एस एच मतलब होगा संट। तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर होता है, तो आई संट का स्क्वायर इंटू आर, आर संट। ठीक है, इसी प्रकार से सीरीज फील्ड में क्या होगा? पी एस ई, सीरीज का मतलब एस ई मतलब सीरीज, तो आई स्क्वायर एस ई और आर एस ई। ठीक है, इसी प्रकार से आर्मेचर में अगर देखें, आर्मेचर में लॉस क्या होगा? पी ए बराबर आई ए। आई ए का मतलब क्या होगा? आर्मेचर में धारा, यानी धारा के स्क्वायर इंटू आर ए। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा किसका? आर्मेचर का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये सब में कॉपर लॉस है, यानी कि शंट फील्ड में कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सीरीज फील्ड में कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? आर्मेचर में कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारे इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे कि देखो, कह रहा है यदि लोड को आधा कर दिया जाए तो ताम्र हानि क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर होता है, यानी लोड को आधा कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो कॉपर लॉस होता है 1/, मतलब आई स्क्वायर के आर के बराबर होता है। क्या है? आई स्क्वायर आर है। ठीक है, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि लोड को आधा कर दोगे तो लोड को आधा कर दोगे मतलब 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है यदि लोड को आधा कर दिया जाए तो ताम्र हानि कितनी हो जाएगी? तो लोड को आधा कर दोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, तो जो लॉस है, ठीक है, तो हमारा 1/4 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यदि लोड को आधा कर दिया जाए तो ताम्र हानि जो है 1/4 यानी ताम्र हानि 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि लोड को 1/3 कर दिया जाए तो 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, तब हमारा जो लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/9, अर्थात ताम्र हानि 1/9 भाग हो जाएगी। तब हमारी जो ताम्र हानि है वो कितनी हो जाएगी? 1/9 भाग हो जाएगी ताम्र हानि। ठीक है, तो यदि लोड को 1/3 कर दिया जाए, यदि लोड को 1/3 कर दिया जाए तो ताम्र हानि 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/9, अर्थात ताम्र हानि 1/9 भाग हो जाएगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोड के साथ परिवर्तन होने वाली हानि कौन सी है? ताम्र हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा लॉस है जो लोड के बदलने के साथ बदलता है? तो लोड के परिवर्तन होने के साथ लॉसेस बदलता है, वो कौन सा होता है? कॉपर लॉस होता है। ठीक है, अगर लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि लोड पर निर्भर होने वाला कौन सा लॉस है? लोड पर निर्भर होने वाला कौन सा लॉस होता है? तो लोड पर निर्भर होने वाला लॉस हमारा कौन सा होता है? कॉपर लॉस जो होता है लोड पर निर्भर होने वाला लॉस होता है। ठीक है, तो लोड पर निर्भर होने वाला कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस जो होता है हमारा लोड पर निर्भर होने वाला लॉस होता है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो कह रहा है अर्थात हम कह सकते हैं कि लोड के साथ परिवर्तन होने वाली ताम्र हानि कहलाती है, ताम्र हानि कहलाती है। ठीक है, अब देखो लोड जब होगा तभी हमारी ताम्र हानि होगी, यानी कि लोड के साथ परिवर्तन, जब लोड में परिवर्तन करेंगे तभी हमारी ताम्र हानि कहलाती है। जब हम कोई लोड ही नहीं देंगे, हमने कोई लोड ही नहीं दिया, तब क्या ताम्र हानि होगी? जब कोई लोड नहीं होगा तो ताम्र हानि भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर लॉस जो है वो हमारा समानुपाती है किसके? लोड के। यानी कि लोड अगर बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। जब लोड ही जीरो है तो कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि नो लोड पर, जब हम कोई लोड नहीं देंगे तो नो लोड पर जो ताम्र हानि होती है वो सदैव क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, नो लोड पर जो ताम्र हानि होती है वो सदैव क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है ऐसे ही भाई जो हमने बोला था कि लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? लोड के साथ
परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी होती है? हमारी कॉपर लॉस होती है। ठीक है, लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? कॉपर लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? तो कॉपर लॉस हमारा होता है कि लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? कॉपर लॉस जो है लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयरन लॉस की। किसकी बात करते हैं? आयरन लॉस की, यानी कि लोहा हानि की बात करते हैं। ठीक है, तो